Hello guys, welcome to this new video of Statistic 2 Week 7। और इसमें हम फिर कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सैम्पल्स एंड लिमिट थ्योरम्स। इसमें हम सैम्पल्स जो लेते हैं उसकी स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो हम एक्चुअल सैम्पल साइज सैम्पल जो हम कलेक्ट करते हैं उससे हम कैसे डिराइव करेंगे डेटा, और कुछ लिमिट थ्योरम होंगे लास्ट में। ओके, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस था। बट ज़रूरी नहीं कि हर बार वही आउटकम आए। जैसे अब हम क्वाइन का एग्जांपल लें तो क्वाइन का जो फेयर क्वाइन का जो प्रोबेबिलिटी है हेड की वो है 0.5 हाफ होती है, टेल की भी 0.5 होती है। तो इस हिसाब से तो मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे तो एक बार हेड आएगा, इसका तो मतलब यही हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आप 20 बार भी क्वाइन को टॉस करें तो मे बी चांसेस आर देयर कि 20 बार में आपका एक बार भी हेड ना आए, एवरी टाइम टेल आए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो हर बार प्रोबेबिलिटी 0.5 है और हर बार टेल आ सकता है सैंपल में। तो जो हम एक्चुअल सैंपल्स लेते हैं उसके बारे में हम इस वीक में स्टडी करेंगे। डाइस का एग्जांपल लें तो डाइस अगर फेयर डाइस है तो प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। सपोजेट अगर आपको 6 चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 6 बार अगर हम डाइस रोल करेंगे तो एक बार 6 आ ही जाएगा। हो सकता है आप 20 बार डाइस को रोल करते रहें और आपका एक बार भी 6 ना आए, चांसेस आर देयर। तो वो जो सैंपल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। गेटिंग? ओके। और हमारे प्रोफेसर हैं एंड्रयू सर, क्रेडिट गोज टू हिम। ओके, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आईआईडी सैंपल्स। आईआईडी आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स, उसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सैंपल्स में जो भी डाटा होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, और इंडिपेंडेंट होंगे आपस में। ओके, वेयर हैव वी सीन आईआईडी सैंपल? हम क्या देखें, बर्नौली ट्रायल्स में देखें, मोंटे कार्लो सिमुलेशन में, कंप्यूटिंग हिस्टोग्राम्स में। जनरल बातें हैं। इस वीक में ज़्यादा कोई बड़ी थ्योरी या बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरल बातें हैं। कुछ नॉर्मल फार्मूला है उसके बारे में हम बात करेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और जो फार्मूलाज यूज हुए हैं उसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पड़ेगी। तो आप बेटर तो ये होगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं वो फार्मूलाज कवर करूंगा, उसी टाइम आप नोट कर लें। वीडियो देखते हुए नोट बनाना बहुत ही एक अच्छी आदत है, क्योंकि इसके बाद जब हम अभी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें उस फार्मूला की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो सिर्फ एग्जैक्ट फार्मूलाज की एक पीडीएफ बना के 1 या 2 पेज की ग्रुप में शेयर कर दूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगा, आपके लिए भी। ओके। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एंड एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ए, occurrence of an event A considered success, probability is equal to probability of A। नॉर्मल बात है, वो हम जानते हैं। इंडिपेंडेंट रिपीटिशन और ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट सेज n टाइम्स। तो xi is equal to 1, A occurs if ith trial and xi is equal to 0 otherwise। 1 का मतलब सक्सेस, 0 का मतलब फेल, ये सब आप जानते हैं। तो जहाँ पे भी काम की बातें आएंगी वहाँ पर मैं थोड़ा फोकस करके बता दूंगा। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या होता है कि आपने 20 टाइम्स सैंपल साइज लिया आपने, तो अगर आपका जो सक्सेस है वो 12 बार आया तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 12/20 हो जाता है। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, तो हो जाता है ये लगभग आपका प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाता है। तो रिपीटेड सिमुलेशन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन आप कर चुके हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम कंप्यूटिंग, एन डाटा पॉइंट्स ऑफ सम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट x1 x2 xn। बिन, बिन का मतलब हुआ ए एंड बी, इसका रेंज है।
एक बिन है तो उस रेंज के बीच में हमारा आना चाहिए तो सक्सेस मानेंगे। तो एन ऑफ बी है नंबर ऑफ एक्स आई दैट फॉल इनसाइड ए बी। तो नंबर ऑफ एन बी जो है ये सबस्क्रिप्ट बी, इसका मतलब ये हुआ ये वो नंबर है जिसमें हमारा जो एक्स आई है वो इस रेंज के बीच में आता है, फॉल करता है। तो एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी एफ एक्स है, इवेंट ए है। तो डाटा पॉइंट आईआईडी सैंपल्स ये जो है x1 से लेके xn तक है। तो एस्टिमेट जो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू बिटवीन ए एंड बी, ए होगा लगभग नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो IID samples hold information and distribution. What is common to all three of the previous scenario? Given IID samples दिया हुआ है, get some partial information about the distribution, और जो हमें सैंपल्स देगा उससे हमें कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन हमें निकालना है, यही हमारा गोल होगा। प्रोसीजर टू गैदर द इंफॉर्मेशन नीडेड, और उसके बारे में प्रोसीजर बताया कि हमें कैसे वो चीज़ मिलेगी। IID samples of unknown or partially known distribution from the input for statistical procedure. Data modeled as observation from IID repetitions of an experiment. एग्जाम्पल आइरिस डाटा लिया गया है। सिंपल चीजें जहां पे भी इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। एनालिसिस हाउ टू डिसाइड इफ द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इज गुड, हाउ मेनी सैंपल्स आर नीडेड फॉर ए गुडनेस गारंटी। मतलब कि अगर हमें एक डाटा का मीन या वेरिएंस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना सैंपल साइज लें कि वो एक गुडनेस की गारंटी हो। ये सब नॉर्मल डिस्कशन है, कोई इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। अभी जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। जैसे फाइंड पी फ्रॉम आईआईडी सैंपल, आपको पी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैंपल ये है, सैंपल 2 ये है, सैंपल 3, ऐसे बहुत सारे सैंपल होंगे। पी इज द सेम फॉर ऑल सैम्पलिंग। जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, सपोज दैट 0 1 इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो प्रोबेबिलिटी सपोज दैट 0.5 है या 0.6 है, तो सभी के लिए सेम है। लेकिन मैंने जैसे आपको डाइस वाला या फिर कॉइन वाला एग्जांपल लेके समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपका हर 2 बार में एक बार हेड एक बार टेल आए, वैसे ही सैंपल हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 1 0 1 1 ये एक सैंपल का में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरे में ये है। तो हर बार आपका जो सैंपल होता है वो डिफरेंट हो सकता है। हाउएवर सैंपल्स डू नॉट रिमेन द सेम, ईच सैंपलिंग इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ओके, requirement on statistical procedure in spite of variation in samples provide P with some guarantee. What is a typical statistical problem? What is partially known distribution but parameters unknown? तो कभी कभी आपको जो सैंपल होगा वो अननोन होगा, कभी पार्शियली नोन होगा, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होगा। तो गोल होगा प्रोसीजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये सब हम देखेंगे अभी। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन टी, यही सब हमें इस इंफॉर्मेशन निकालना होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स फॉल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, व्हाट इज द साइज ऑफ रेंज ऑफ एक्स, ये सब चीज़ें तो कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक में। तो ये सब नॉर्मल बातचीत थी। मेन टॉपिक अभी शुरू होता है, यह है इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही जो हमें प्रैक्टिकली जो सैंपल मिला है उसका बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ओके, डिस्क्रिप्टिव दो तरह के स्टैटिस्टिक हमने पढ़ा था शुरू में। स्टैटिस्टिक 1 में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव। अभी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम कोई इन्फ्रेंशियल इन्फर नहीं करेंगे डाटा, अभी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट x1 x2 xn बिलोंग्स टू x बी IID सैंपल्स एंड xi जो है इज इक्वल टू t, एक नंबर है जिसमें हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी बार उसमें आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t होता है t अपॉन n, n इज टोटल साइज, t इज द फेवरेबल आउटकम, दैट्स इट। जैसे अभी एग्जांपल लिया है, इसमें P ऑफ 0 जो है 8/20, क्योंकि 0 जो है 8 बार आया है, 3 4 5 6 7 और ये 8। इस P ऑफ 1 है 12/20। यही सब सैंपल से समझाया गया है, सिंपल बातें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अबाउट इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
Is the empirical distribution random? Yes, it depends on the actual sample instances. ये रैंडम है, ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल सैंपल इंस्टेंसेस। एक्चुअल जो आपका सैंपल है उसकी में क्या प्रोबेबिलिटी आई है वो है। तो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है। टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी में चेंज फ्रॉम वन सैम्पलिंग टू अनदर। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस एंड उसका प्रोबेबिलिटी ये चेंज हो सकता है एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच में। जैसे एग्जांपल 20 बर्नौली पी सैंपल हमने जो ऊपर अभी इस वहां पे लिया था वहां पर आपने देख लिया, ठीक है, सिंपल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है इसके, पहले मीन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वही सी चीजें हैं। As number of samples increases, the properties of empirical distribution should become close to that of the original distribution. ये देखिए पॉइंट ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारे सैंपल का जो आउटकम है, ये जो मीन, वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी है, ये क्लोज टू दैट ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है उसके करीब होता जाता है हमारा डाटा, मीन, वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही प्रोबेबिलिटी पी और मीन। सैंपल मीन, सैंपल मीन क्या होता है, जो सैंपल साइज आपने लिया है उसको जोड़ दो और नंबर से डिवाइड कर दो, ये सैंपल मीन हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, सैंपल मीन को, ठीक है। सैंपल मीन से भी क्वेश्चन आ सकता है। गिवन है सैंपलिंग x1 xn, द वैल्यू टेकन बाय द सैंपल मीन x बार इज x बार, ये ऑफ एन x, कैपिटल X है, स्मॉल x, बोथ आर कॉल्ड सैंपल मीन। दोनों को सैंपल मीन कहते हैं, किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैपिटल X स्मॉल x। ओके, सैंपल साइज n है तो कैपिटल X यहाँ पे हो गया 12/20, सबको जोड़ दिया और 20 से डिवाइड कर दिया, सब वही किया है, ठीक है। बर्नौली 0.5 सैंपल, अब ये बर्नौली सैंपल्स देखिए है, बर्नौली में 0.5 है मतलब हाफ सक्सेस रेट है। तो ये जो है उसका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन है हाफ, 0 का भी हाफ, 1 का भी हाफ। लेकिन जो आपने सैंपल साइज 5 लिया है तो 5 में आपका 2 बार 0 आया, 3 बार 1 आया, तो सैंपल मीन क्या हो गया 3/5। फिर नेक्स्ट सैंपल में 4/5 हो गया, फिर नेक्स्ट सैंपल में 3/5 हो गया। तो जबकि आप ये आपके 1/2 से मैच नहीं कर रहा है। फिर आपने सैंपल का साइज बढ़ा के 20 किया तो ये इसमें क्या आया, इसमें 12/20, 13/20, ऐसे 13/20 आया। फिर सैंपल का साइज 200 कर दिए तो क्या हो गया 98/200, ये क्लोज टू 1/2 है। 100/200 होता तो या 1/2 होता, मतलब हाफ के करीब हो गया। एन का साइज 1000 कर दिए तो 504/1000 हो गया, ये भी लगभग 1/2 के आसपास हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल की जो प्रॉपर्टीज है, मीन के थ्रू प्रॉपर्टीज को भी बता रहे हैं, वो हमारे ओरिजिनल मीन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर होती जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, जो इसमें हमें पता है ये म्यू होता है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, म्यू हमारा मीन होता है। तो इसमें हमने सैंपल साइज लिया है, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ये है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन 0 है, हमने सैंपल साइज 5 लिया तो हमारा मीन क्या आ रहा है सैंपल का, -0.25, 0.17, 11, ऐसे आ रहे हैं, 2-3 सैंपल हमने लिए। एन का सैंपल साइज 20 किया तो 0.41 आ रहा है, 200 कर दिया तो -0.12 आ रहा है, 1000 कर दिया तो -0.02 आ रहा है। अब ये क्लोज टू 0 हो गया, मतलब जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे हमारा जो सैंपल मीन है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मीन यानी ओरिजिनल मीन के बराबर होता जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, जो सैंपल मीन हमारा आया था उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, और वेरिएंस उसके बारे में, जैसे x1 x2 xn भी है आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल हुज डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए फाइनाइट मीन म्यू, इसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। द सैंपल मीन ये है x1 + x2/n एंड हैज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस गिवन बाई। तो सैंपल मीन यहाँ पर याद रखिए, सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो म्यू होता है। इसको यहाँ पर सर ने प्रूफ किया है क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 + एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 डिवाइडेड बाई n। ओके, और ये हो जाएगा n × म्यू बाई n, ये हो जाएगा म्यू।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन जो होता है म्यू होता है, एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सिग्मा स्क्वायर होता है एक्स का वेरिएंस, और ये सैंपल का वेरिएंस जो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। ये फार्मूला नोट करने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, यहाँ पर सर ने उसी चीज को प्रूफ करके दिखाया कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, ये तो हमने अभी पढ़ा यहाँ तक। इसके आगे क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बराबर होता है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो है म्यू के बराबर होता है। और मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रियल नंबर एंड नॉट रैंडम, और जो मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो म्यू जो है कांस्टेंट रियल नंबर होता है। म्यू कांस्टेंट नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है, रैंडम नहीं होता है। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारा मीन आ रहा था, अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले तो वो म्यू के बराबर होता है। सैंपल मीन जो होता है रैंडम वेरिएबल होता है विद मीन इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन मीन। ठीक है, तो पता ही है। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन डिक्रीजेस विद एन। देखिए वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन है। सिग्मा स्क्वायर ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी फिक्स होता है। सिग्मा स्क्वायर चेंज नहीं होता है, रैंडम नहीं है। और एन जो है डिनोमिनेटर में है, तो एन का जैसे हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स जैसे हम इंक्रीज करेंगे, ट्रायल हम नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे हम इंक्रीज करेंगे, सैंपल नहीं ट्रायल, जैसे हम इंक्रीज करेंगे, तो वैसे ही वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो घटता जाएगा, जीरो होता जाएगा। एज एन इंक्रीजेस वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन टेंस टू जीरो। ठीक है, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। द स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन विल डिक्रीजेस, मतलब ये वेरिएंस जीरो हो रहा है, इसका मतलब उसका स्प्रेड जो होता है वो श्रिंक होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, सैंपल मीन विल टेक वैल्यूज कोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो वेरिएंस जीरो होता जाएगा और सैंपल मीन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर होता जाएगा। ठीक है, सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर होता जाएगा। ओके, सैंपल वेरिएंस क्या होता है, अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। ये थोड़ा टर्म्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए आपको अगर एक पेज में सारे फॉर्मूला नोट मिल जाए तो आपका पेज को देखते ही सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन था, अब ये सैंपल वेरिएंस आ गया। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, ये अलग चीज है। अब यहाँ पर सैंपल वेरिएंस आ गया, तो सैंपल वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट किया है। ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, देखिए यहाँ बताया है कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है। और ये क्या होता है, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर डैश 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 डिवाइडेड बाई n माइनस वन, वेयर एक्स बार इज सैंपल मीन। ओके, यही चीज है, तो ये फार्मूला है, बस याद रखना है और इसमें कुछ है नहीं। अब ये कह रहा है कि वाई एन माइनस वन इज द डिनोमिनेटर इंस्टीड ऑफ एन, सम बुक्स यूजेस एन, दिस कॉजेज कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज सिंपल इन दिस केस। तो इसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि एन क्यों यूज़ करते हैं, एन माइनस वन क्यों यूज़ करते हैं। आप देख लो एक बार वीडियो, क्या पता सर ने अच्छे से कुछ बताया हो, मुझे तो नहीं मिला। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस, अभी तो सैंपल वेरिएंस पढ़ा था, अब उसका भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए। जैसे सैंपल वेरिएंस ये पढ़ा था हमने, x1 माइनस एक्स का एक्स बार का स्क्वायर डैश डैश डैश, ओह नहीं वहाँ पर n माइनस वन था। और यहाँ पे क्या है कि IID सैंपल हुज डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये बाई एन हैज एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ओके, ये क्या बात हुई, ये क्या था, सैंपल वेरिएंस था, यहाँ पे n माइनस वन था, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस। ओके, यहाँ पर n यूज किए। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या है, वेरिएंस है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस जो है उस वेरिएंस के बराबर होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इक्वल्स द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रियल नंबर होता है, नॉट रैंडम होता है। सैंपल वेरिएंस रैंडम वेरिएबल विद मीन इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस, और इसके पहले हमने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू मीन, म्यू मतलब वही मीन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस। अब यहाँ पर वही चीज को बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल लेके, सैंपल लेके और सब डाटा के साथ सर ने एक्सप्लेन किया है, इस पर आप नजर डाल सकते हो। कहने का मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे वही है। सैंपल प्रपोर्शन, सैंपल प्रपोर्शन क्या होता है, यहाँ पर प्रपोर्शन बता दिया कि प्रपोर्शन क्या होता है। सैंपल प्रपोर्शन ये होता है कि IID samples from the distribution of X, let A be an event defined using X, example A is equal to X is greater than T, A is equal to मतलब X is in between A and B etc। तो हमने कोई A इवेंट को डिफाइन किया है जो हमारा किसी तरीके का इवेंट हो सकता है कि हमारे सैंपल में से कितने X हैं जो T से बड़े हैं, X इज ग्रेटर देन T है, या X इन बिटवीन A एंड B है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से एक इवेंट A को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सैंपल प्रपोर्शन क्या होगा, सैंपल प्रपोर्शन होता है S ऑफ A इज इक्वल टू xi फॉर विच A इज ट्रू बाई n, मतलब जितनी बार वो हमारा फेवरेबल आउटकम आया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला केस बनता है सैंपल प्रपोर्शन। एग्जाम्पल से समझिए कि सैंपल्स हमारा 0 1 1 1 0 है, तो S ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या होगा 3/5, क्योंकि 1 3 टाइम्स है, 3/5 होगा। तो सैंपल प्रोपोर्शन एक तरह का प्रोबेबिलिटी ही है। ओके, यही एग्जांपल में समझाया कि 0 से कितने लेस देन इक्वल टू है, या 0 1 के बीच में क्या है, वो सब गिवन डेटा के अनुसार। अब यहाँ पर आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ओके, अभी हम सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस ये पढ़े, अभी सैंपल प्रोपोर्शन आ गया। तो सैंपल प्रोपोर्शन का आप देखो क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू P ऑफ A, मतलब वही प्रोबेबिलिटी। एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये बड़ा मजेदार है, P ऑफ A इंटू 1 माइनस P ऑफ A डिवाइडेड बाई n। मतलब वेरिएंस जो है सैंपल प्रोपोर्शन का, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कर लो, मतलब सक्सेस एंड फेल्योर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ और डिवाइडेड बाई n, सक्सेस इंटू फेल्योर बाई n। ये होता है वेरिएंस इंटू और वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ओके 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 ओके, as n increases value of sample proportion will be close to probability of A। वही है, अगर नंबर हम बढ़ा देंगे तो सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा, सिंपल। ओके, इलस्ट्रेशन में इन्होंने कई एग्जांपल्स लेके समझाए हैं, तो एग्जांपल्स में भी कहने का मतलब वही है कि n जब बढ़ रहा है तो हमारा जो है सैंपल जो हो रहा है, सैंपल ये क्या लिखा है, सैंपलिंग 5 सैंपलिंग 5 सैंपलिंग क्लोज टू सैंपल साइज के बराबर होता जा रहा है, सैंपल प्रोपोर्शन वैल्यू एंड सैंपल प्रोपोर्शन वैल्यू ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डाटा के थ्रू इसको समझाने की कोशिश किया गया है। Where have we can IID sample, Bernoulli trial, Monte Carlo simulation, computing histogram, okay, illustration with data। इसमें आइरिस डाटा सर ने जो कुछ आइरिस वाले डाटा, सिपल लेंथ एंड पेटल लेंथ और पेटल विड्थ और ताजमहल की एयर क्वालिटी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है। नॉर्मल बातें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जिससे कोई जो क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी यहाँ पर IPL डेटा है, वो मैंने कवर कर दिया। अब आता है सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। हाँ, यहाँ कुछ है क्वेश्चन वाली बातें। तो देखिए, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, जो हमारे सैंपल में लिए हैं वेरिएबल, उनका सम क्या होगा, वो s लिख दे, अगर s इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn डेट डेट, इफ दे आर सम, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम, expected value of s is equal to expected value of x1 plus expected value of x2 dash 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 expected value of xn। मतलब expected value of sum निकालना है हमें, इससे हमारा
x1 से लेके xn तक वेरिएबल है और उसका सम s है, तो ये एक सैंपल है x1 और नेक्स्ट टाइम यही सैंपल दूसरा हो जाता है और x2 वाला सैंपल तीसरा होता है, तो इस तरह से बार बार चेंज हो जाते हैं सैंपल। तो अगर हम हर बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो सम का एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगा। इफ x1 xn आर पेयर वाइज अनकोरिलेटेड, अगर ये पेयर वाइज अनकोरिलेटेड है, पेयर वाइज अनकोरिलेटेड क्या होता है, कहने का मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पर व्हाट इज पेयर वाइज अनकोरिलेटेड नीचे बताया है कि इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi xj इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xj। तो हमने देखा था वहां पर इंडिपेंडेंट का क्या रूल है कि दो अगर वेरिएबल हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक तरह से वही फार्मूला है यहाँ पे अनकोरिलेटेड का। अगर वो अनकोरिलेटेड है तो उनका जो वेरिएंस ऑफ सम होगा वो उनके इंडिविजुअल वेरिएंस के प्लस के बराबर हो, सम के बराबर हो। ठीक है, तो ये चीज सब पे लागू होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, बट वेरिएंस की बात करेंगे तो वो अनकोरिलेटेड केस में लागू। ठीक है, और इस चीज को सर ने यहाँ पर सॉल्यूशन के थ्रू प्रूव भी किया है कि ये अनकोरिलेटेड वाला चीज अनकोरिलेटेड है तो ये कैसे होता है ये चीज, इसको आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमने देखा, ये वेरिएंस भी हमने देख लिया। व्हाट इज पेयर वाइज अनकोरिलेटेड, क्या मीन ऑफ सम इज सम ऑफ मीन्स। अच्छा, यहाँ पर भी ये लाइन भी समझने वाली है कि मीन ऑफ सम इज सम ऑफ मीन्स। हर बार का मीन निकाल के सम कर लो या हर बार का सम निकाल के मीन उसका मीन निकाल लो, एक ही बात आएगी। इफ अनकोरिलेटेड वेरिएंस ऑफ सम इज सम ऑफ वेरिएंसेस। ओके, अनकोरिलेटेड है तो उसमें वेरिएंस वाला भी केस लागू हो जाता है कि वेरिएंस ऑफ सम इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ वेरिएंसेस। इफ द xi आर इंडिपेंडेंट दे आर आल्सो अनकोरिलेटेड, अगर इंडिपेंडेंट है तो वो अनकोरिलेटेड भी होंगे, लेकिन अनकोरिलेटेड है तो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। अनकोरिलेटेड का एक अलग फार्मूला है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो वो अनकोरिलेटेड भी होंगे, ये बात है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, यहाँ पे जो चीजें हैं थोड़ा नोट करने वाली चीजें हैं, ये इनके हमें एक जरूरत पड़ सकती है फार्मूला की। स्केलिंग एंड समिंग, सपोज एस जो है हमारा वो है a1 इंटू एक्स1 प्लस a2 इंटू एक्स2 लेके an xn, मतलब हर वेरिएबल में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वेयर ए आई आर कॉन्स्टेंट्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम जो होगा एस जो होगा उसमें जो हम पढ़े थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 एक्सपेक्टेड वैल्यू xn होता है, बट अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट से तो इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेड वैल्यू में उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वही इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s। a1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 प्लस a2 इज इक्वल टू डैश डैश s। फिर वेरिएंस ऑफ s क्या होगा, वेरिएंस ऑफ s होगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ये हर केस में नहीं होगा इफ अनकोरिलेटेड। ये चीज याद रखिएगा, वेरिएंस वाला जो है फॉर्मूला तभी होगा जब ये अनकोरिलेटेड है। एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला सभी केस में होगा और वेरिएंस वाला अनकोरिलेटेड वाले केस में ही होगा। ओके, और कह रहा है कि सैंपल ये है, सपोज एस में हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस जो है, हाँ अगर ये आईआईडी है, यहाँ पर तो एक सैंपल साइज था उसमें x1 x2 अलग अलग थे, लेकिन आईआईडी में क्या होता है कि सभी x1 x2 xn सभी की वैल्यू सेम होती है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में जो भी सारे कांस्टेंट है सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें एक बार में, तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है। और अनकोरिलेटेड वाले केस में ये बन जाएगा इस तरीके से, वेरिएंस ऑफ x। और अनकोरिलेटेड होंगे ही जब ये आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट है, तो आईआईडी हमने कहा आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट, और इसके पहले वाले स्लाइड में सर ने बताया था कि इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड होंगे ही होंगे, तो ये आईआईडी है तो इसका मतलब अनकोरिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम और वेरिएंस ऑफ सम दोनों वाले फार्मूला अप्लाइड हो जाएंगे, और इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स में सारे कांस्टेंट के स्क्वायर का सम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नोट करने वाली बात है। सैंपल मीन, सैंपल मीन आईआईडी के केस में क्या होता है, x1 x2 प्लस xn बाई n होता है, तो इसमें हो जाएगा n इंटू x1 अपॉन n, n कैंसिल हो जाएगा तो x1 ही हो जाएगा। ai जो है यहाँ पर 1 अपॉन n है।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा, एक्स बार जो होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बाई एन हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज याद करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा है। सैंपल मीन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन। अब हम देखते हैं सैंपल मीन में और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओरिजिनल मीन में क्या इनइक्वालिटी इक्वलिटीज है। ओके, तो अब 1 मिनट। तो सैंपल मीन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन, x1 x2 xn हमारे IID x है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। तो हमारा जो म्यू है वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस ऑफ x है। ठीक है, तो सैंपल मीन जो होगा वो x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड n होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है, वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई n होगा इस केस में, जो कि IID है। तो वेरिएंस आर स्प्रेड गोज टू 0 एंड n ग्रोज, और हम जानते हैं कि जैसे हम n का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे इनका इसका वेरिएंस जो होगा वो 0 होता जाएगा, और इसका जो सैंपल मीन है वो एक्सपेक्टेड मीन के डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर होता जाएगा। ठीक है, तो कैन वी से समथिंग मोर अबाउट प्रिसाइज अबाउट एक्स बार एंड म्यू। हाँ, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्वेश्चन करके बताया गया है कि हमारा जो एक्स बार है यानी जो सैंपल मीन है, वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मीन है म्यू, उससे मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू है डेल्टा, प्लस डेल्टा से कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा होगा, या माइनस डेल्टा से कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो कम होगा। इसको अगर दोनों को मिला के बात करें तो हमारा जो सैंपल मीन है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मीन है, इसका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट डेल्टा से बड़ा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब चेबिशेव इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ा था कुछ वैसा ही। तो यहाँ पर एक लॉ आता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, WLLN, WLLN, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये क्या है? ये वही है चेबिशेव इनइक्वालिटी जैसा ही है, लेट म्यू इज इक्वल टू EX एंड सिग्मा स्क्वायर, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या कहता है थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्या कहता है कि हमारा जो सैंपल मीन और डिस्ट्रीब्यूशन मीन का जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस दोनों साइड, वो ग्रेटर देन एक कांस्टेंट डेल्टा से होगा। इसकी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डेल्टा से ग्रेटर होगा, ये प्रोबेबिलिटी है लेस देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड एन डेल्टा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस अपॉन एन इंटू ये है डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा क्या है, वो कांस्टेंट नंबर है, उससे हमारा x माइनस म्यू ज्यादा है। तो अगर कम है यानी कि उसके विद इन रेंज है, वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस वेरिएंस अपॉन n इंटू डेल्टा स्क्वायर। ओके, ये वही चेबिशेव इनइक्वालिटी वाली बात है। हाँ, विद प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस डेल्टा स्क्वायर, सैंपल मीन लाइज इन म्यू माइनस डेल्टा एंड म्यू प्लस डेल्टा। मतलब म्यू माइनस कांस्टेंट है, म्यू प्लस कांस्टेंट, जो मैंने कह रहा हूँ कि अगर विद इन रेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस डेल्टा स्क्वायर है, और आउटसाइड रेंज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस डेल्टा स्क्वायर, जहाँ की वो डेल्टा हमारा वो कांस्टेंट है जिसके रेंज की हम बात कर रहे हैं। चेबिशेव is usually a very weak bound and we will see sharper bound soon। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चेबिशेव इनइक्वालिटी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो एक वीक बाउंड है, और इससे भी तगड़ा बाउंड हम अभी पढ़ेंगे। ओके ओके, अब देखियो ये वाला भी जो फार्मूला है और ये वाला भी जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। इसको एक बार आप बल्कि नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं इसका बनाऊंगा शॉर्ट एंड सिंपल में फॉर्मूला इस वीक के सारे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन करते समय, लेकिन आप वीडियो देखते समय भी लिख लें तो ज़्यादा ही काम की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब वो चेबिशेव इनइक्वालिटी वाले जो बाउंड वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर बर्नौली पी है, बर्नौली पी ट्रायल है, सैंपल है,
जिसमें P उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हम देखेंगे मोर देन 1 माइनस P इंटू 1 माइनस P अपॉन N माइनस डेल्टा स्क्वायर, इससे ज़्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करेगी P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा के बीच में। यूनिफॉर्म है अगर माइनस m से m तक में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 माइनस m इंटू एम प्लस वन अपॉन 3n। अब ये कहाँ से आई, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रख लो कि इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है और ये लाई करेगा माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच में। ये है यूनिफॉर्म के लिए 1 माइनस m इंटू एम प्लस वन अपॉन 3n इंटू डेल्टा स्क्वायर। ओके, और नॉर्मल है 0 सिग्मा स्क्वायर सैंपल है, तो विद प्रोबेबिलिटी, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो वाला नहीं है मीन वाला, तो आपको नॉर्मल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर ये लगेगा, ये ध्यान रखना। विद प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अपन एन माइनस सिग्मा स्क्वायर अपन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपन एन इंटू डेल्टा स्क्वायर, तो सैंपल मीन लाइज इन दिस। सैंपल मीन के बारे में कह रहा है, सैंपल मीन इसके बीच में लाई करेगा। एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो विद प्रोबेबिलिटी मोर देन, प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होने की जो है उस है, तो सैंपल मीन जो लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो ये चारों चीज़ें पॉइंट जो है वो याद रखने वाली पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हमें याद रहेगा, अच्छे से पता होगा और इसका मतलब क्या है तो पता होगा, तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में है तो हम सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे, इसके बाद यूज करेंगे तो पता चलेगा अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ इसको नोट करके रख लेना ही बेटर ऑप्शन है। When distribution is known, a precise statement is possible about confidence of finding sample mean within a certain precise interval. Improvement in bound will improve precision. Okay. अब यहाँ पर वही एग्जांपल है ताजमहल, IPL और आयरिस डाटा का, और इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट पूरा देखा है तो एक्टिविटी को भी ज़रूर देखिए। ओके, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।